Welcome to Bor Thakur IAS Academy. My name is Rohit Kumar. So today is 8 Feb 2023 and now we are going to discuss the daily current affair which is taken from the Hindu and Indian Express and some current affair which is taken from the Assam Tribune because it's a very important for your exam, especially Assam Public Service Commission and the UPSC exam. So let's start to first article which is taken from the Hindu. It's the most important article is related to fiscal consolidations in the context of the budget. आप सभी बजट के बारे में जानते होंगे. बजट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द से आपको मिलेगा. बजट की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि बजट इज सिंपली एस्टिमेशंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अपकमिंग ईयर. इट मींस अ फिस्कल ईयर की बात करते हैं. इस साल का बजट 1 फरवरी को आया 2023 और 24 का. तो इस राइटर में यहां पर बात की जा रही है इस बजट के कॉन्टेक्स्ट में कि इस साल बजट में कुछ कुछ पॉइंट पर काफी कटौती की गई है. इट मीन्स बजट जो है दे ट्राई टू रेड्यूस द फिस्कल डेफिसिट हियर. तो राइटर यहां पर आप देख सकते हैं कि राइटर हैं सी रंगराजन. सी रंगराजन हमारे खास करके अगर हम बात करें तो ऑलरेडी पहले भी हमारे देश के अंदर में सी रंगराजन जो है फॉर्मर चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं और डीके श्रीवास्तव ये चीफ पॉलिसी एडवाइजर हैं. इनका मानना है कि फिस्कल कंसोलिडेशंस एक जरिया है भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर में ग्रोथ को लेना. लेकिन फिस्कल कंसोलिडेशंस के माध्यम से बजट के माध्यम से आप अगर एक्सपेंडिचर को कम करके अगर फिस्कल डेफिसिट को मात्र कम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये वे तरीका जो है सही नहीं है, ऐसा सी रंगराजन कहते हैं. चलते हैं डिस्कस से हम करते हैं 1-1 से fiscal consolidations, the context of the budget. Just see here, budget for 2023 and 2024 has attempted to address to aspirations of different segment of society. कहा जाता है एक बेहतर प्रयास है डिफिकल्ट सिचुएशन में इस तरीके का बजट लाना. लेकिन साथ साथ में एक प्रश्न क्वेश्चन यहां पर आता है कि हाउ फार डू द बजट प्रोविजंस गो टू मीट द टू फंडामेंटल गोल्स ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. किसी भी इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसके राष्ट्र के अंदर उसके नेशन का के अंदर इकोनॉमिक का ग्रोथ हो और साथ में उसकी इकोनॉमिक जो है स्टेबल हो. खास करके स्पेशली हम बजट इसीलिए लाते हैं. लेकिन द टू मस्ट बी टुगेदर टू सस्टेन अ ग्रोथ ओवर द मीडियम टर्म ऑल्सो. इट इज ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट कि भारत की जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका भी समाधान करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आप समझिए कि फिस्कल कंसोलिडेशन है क्या. फिस्कल कंसोलिडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि ऐसा वे है जिसके माध्यम से भारत के अंदर में जो बजट डेफिसिट अक्सर हुआ करता है उस बजट डेफिसिट को कम किया जाए, फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए, थोड़ा सा आप एक्सपेंडिचर को कम करें. मतलब कह सकते हैं कि एक तरीका जिसके माध्यम से आप बजट को बैलेंस कर सकते हैं. तो यहां पर इस बजट के कॉन्टेक्स्ट में फिस्कल कंसोलिडेशंस की बात की जा रही है. थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे यहां पर इस बात में कि बजट का इस साल का क्या है. हम देखेंगे यहां पर इसमें यह कहा गया है कि किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ काफी प्रभावित होती है उस गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और उसके रेवेन्यू और कैपिटल के कंपोनेंट के साइज के बेस के आधार पर. अब सवाल यह है कि भाई ग्रोथ बढ़ेगा या घटेगा. सिचुएशन जो है बजट के डिपेंड करते हैं बेस के आधार पर कि इस साल का इनकम क्या है, सरकार गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू जनरेट करने जा रही है और कितना एक्सपेंडिचर करने जा रही है, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो. मतलब कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है ये डिपेंड करता है इन सभी चीजों पर. अब जैसे सरकार के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बजट टू बी ग्रो एट 7.5% रहा, जबकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो पिछले साल 2022-23 में 15.4% से घटकर यहां पर एस्टिमेट की गई है 10.5%. मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी जो नॉमिनल जीडीपी है
जिसमें आप इन्फ्लेशन के आंकड़े को उसमें इंक्लूड करके आप फाइंड आउट करते हैं। यू शुड नो डिफरेंस बिटवीन द व्हाट इज द रियल जीडीपी और एक्चुअल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। एक्चुअल जीडीपी में जब हम इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी बन जाता है, और हम एक्चुअल जीडीपी एक बेस ईयर के बेस के आधार पर फाइंड आउट किए जाते हैं। तो ये एक्चुअल जीडीपी इस साल का जो एक्सपेक्टेशन है 2022-23 का, वो 10.5% होने वाला है। टोटल एक्सपेंडिचर रिलेटिव टू जीडीपी इज शोन टू फॉल 15.3% इन 2022 और 23, और 14.9% जो होगा आपका 23-24 में। मतलब 23-24 में आपका ये घटने वाला है। एक्सपेंडिचर की बात, मतलब सरकार एक्सपेंडिचर में कटौती कर रही है। सरकार जो एक्सपेंडिचर में मतलब कम पैसे खर्च करना चाहती है। पिछले आपने देखा होगा कि पहले दिन के करंट अफेयर में हम लोगों ने देखा था कि सरकार कैसे पर्टिकुलर सेक्टर में वो अपनी सब्सिडी को भी कट कर रही थी, अर्थात कि रेशनलाइज करने की कोशिश कर रही थी, है ना। तो यहां पर राइटर कहते हैं कि देखो, सिर्फ एक्सपेंडिचर को कट करना बजट कंसोलिडेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर आप एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे तो ग्रोथ पर उसका प्रभाव पड़ सकता है ना। सो कंपोजिशंस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हाउएवर वुड बी ग्रोथ पॉजिटिव। हालांकि इन सभी चीजों के आधार पर यह भी कहा गया कि फिर भी हमारी जो ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी, वो पॉजिटिव होगी, है ना। सेंट्रल कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी काफी बढ़ाने की बात की, 37% आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ओनली 1.2% होगा, और साथ साथ में सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज में भी आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात इसमें कही गई है। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ रीजन में एक्सटर्नल कंडीशंस एज ए रीजन की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर में आपको पता होगा कि 2003 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हाउ टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। हम फिस्कल डेफिसिट को कम कैसे करें 2003 में, मतलब लिमिट इट्स अ फिस्कल डेफिसिट टू 3% ऑफ द जीडीपी बाय द मार्च 31 टू 2021। ऐसा लिमिटेशन लगाया गया कि आपकी जो फिस्कल डेफिसिट होनी चाहिए, जो फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, है ना, उसकी बात करते हैं। तो फिस्कल जो हिंदी में आप कह सकते हैं कि राजकोषीय घाटा, तो फिस्कल डेफिसिट जो है 3% तक लिमिट करने की बात कही कि जीडीपी का मात्र 3% तक आप फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। वहीं पर यहां पर टारगेट की गई थी आपको सेंट्रल डेप्थ जीडीपी रेशियो। डेप्थ जीडीपी रेशियो का मतलब होता है कि मान लिया हमारे पास 100 रुपीज है, तो क्या मतलब अगर मैं कहीं से डेप्थ लेता हूं, कहीं से कर्ज लेता हूं, कहीं से लोन लेता हूं, तो क्या हमारे अंदर में एबिलिटी होगा उस कर्ज को पे करने का। मींस यू हैव टू एबिलिटी टू पे, हाउ मच यू कैन पे, सिंपल। तो भारत की जो जीडीपी है उस जीडीपी का कितना प्रतिशत आप डेप्थ में पे कर सकते हैं, तो यहां पर ब्राउट डाउन 40% की बात हो, और जितना कम डेप्थ जीडीपी हो वो इकोनॉमी के लिए उतना ही बेहतर हो। हालांकि फिस्कल डेफिसिट जीडीपी रेशियो 3% की बात कही गई थी। हालांकि इसमें डेविएशंस भी हो सकते हैं, और अगर डेविएशन होते हैं तो स्टेट को इसका रीजन देना पड़ेगा। अब साथ साथ में एमटीएफपी भी लाया गया था ताकि फिस्कल डेफिसिट को ही कम किया, जिसको बोलते हैं मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, जो कि ये फाइनेंस गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा ये लाया गया था। इसमें कहा जाता है कि सेंट्रल हैज एट्रीब्यूटेड द डेविएशंस ऑफ द बजट टू 5.9% फिस्कल डेफिसिट जीडीपी रेशियो टू एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण। एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण इस रेशियो का 5.9% किया जा सकता है, लेकिन सेंट्रल ऑल्सो हैज नॉट प्रोवाइड टू मीडियम टर्म टू जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट के लिए ऐसा कोई ये चीजें नहीं करता है, ठीक है। अब सेंट्रल हैज ऑल्सो नॉट इंडिकेट, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को इंडिकेट नहीं दे रही है कि क्या फिस्कल डेफिसिट जो लेवल है 3% जीडीपी का, क्या वो उस पर पहुंच पाएगा। क्या ऑफ कोर्स नहीं पहुंच पाएगा। जिस प्रकार से कोविड-19 की स्थिति उत्पन्न हुई थी भारत देश में, सरकार को मजबूरन बहुत खर्चा करना पड़ा था, रेवेन्यू इनकम काफी सरकार को लॉस हुआ। तो ऐसे स्थिति में कह रहे हैं कि भाई आप कहेंगे कि 3% पर जीडीपी अगर आ जाए फिस्कल डेफिसिट, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके जगह पर यह कहा गया कि इस बात का इंडिकेट किया है कि जीडीपी करीब करीब 4.5% तक 2025 एंड 26 तक आ जाएगा। मतलब तो अगले जो सत्र की बात करें 25, 25 और 26 फाइनेंशियल ईयर तक आप देखेंगे तो 4.5% जीडीपी का ये फिस्कल डेफिसिट आने के चांसेस है। मतलब आप कह सकते हैं कि अभी 2-3
ईयर 2 और 3 इयर्स आपके लग सकते हैं 3% तक आने पर। और सही बात तो यह है कि अगर ग्रोथ एक यूनिफॉर्म रेट से चलेगा तब, अदरवाइज अगर मान लिया कि फिर से कोविड-19 की स्थिति उत्पन्न हो गई या कोई भी स्थिति उत्पन्न हो गई, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा संभव होगा। लेकिन इस बात का भी कहा जा रहा है कि डेप्थ जीडीपी रेशियो जो 40% होगा वो भी नहीं पहुंचेगा भाई। डेप्थ रेशियो जो है आपका, जीडीपी डेप्थ रेशियो जो 40% तक लाने की बात करें, उस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है। So MTFP statement does not indicate कि the year by the which government aim to reach the mandate debt target of the 40%, जो 40% का टारगेट है वो भी आप नहीं कर पाएगा। 2023-24 में आपका 41% तक ले जाने की बात कही जा रही थी। तो एक ही उपाय बचता है सरकार के पास कि भाई वो क्या करे कि प्राइमरी एक्सपेंडिचर जो है सेंट्रल बजट के अंदर में वो कम करे, अर्थात खर्चा कम करे, इनकम बढ़ाए। इट मींस इनकम इज इंक्रीज और आपका एक्सपेंडिचर कम करे। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसा ही करते हैं तो ग्रोथ पर उसका प्रभाव पड़ेगा, है ना, और हमारे यहां खर्चा तो करना पड़ेगा ही भाई। सो अब बात करते हैं, थोड़ा सा राइटर इस बात पर भी करते हैं कि भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या कर रही है सरकार यहां पर कहती है एट प्रेजेंट में टोटल अगर इन्वेस्टिबल्स रिसोर्सेज की बात करें तो फाइनेंशियल सेविंग ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर अमाउंटिंग अबाउट द 8% of the GDP and net foreign capital inflow amounting to 2.5% of the GDP may be estimated at 10.5% of the GDP. It means simply you can say that central and state, अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट दोनों की अगर फिजिकल डेफिसिट को आपस में मिला दिया जाए तो कहा जा रहा है कि जीडीपी 2023 और 24 में ये करीब करीब आपके 9.4% डेफिसिट ऑफ जीडीपी हो जाएगा। सरकार इन्वेस्ट करने वाली रिसोर्सेज की बात कर रही है कि जीडीपी का 8% जो है हाउस होल्ड सेक्टर में करेगी। फॉरेन कैपिटल इनफ्लो में अगर हम बात करें 2.5% ऑफ द जीडीपी होगा मे बी, एंड जीडीपी का टोटल 10.5% एस्टिमेशन है कि टोटल जीडीपी का 10.5% तो इन्वेस्टमेंट करने वाली है ना। साथ साथ में यह भी कहा जा रहा है कि ओनली 1.1% अवेलेबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर में मात्र गवर्नमेंट जो है 1.1% इन्वेस्टमेंट कर रही है, जबकि नॉन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट में मात्र 1.1%, जो कि बहुत कम है, बहुत ही कम माना जाता है। अब रही बात इन्वेस्टमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, आप सबको पता होगा कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहां पर उसका अमाउंट कह रहा है कि जीडीपी का 23 और 24 में जीडीपी का 1.1% आपको देखने को मिलेगा, है ना, जबकि प्राइवेट और स्टेट पीएसयू में ऐसा कोई बहुत ही छोटा अमाउंट है। मतलब कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अमेंडेबल टू क्रिएटिंग इन्वायरमेंट फॉर द इंटरेस्ट रेट टू रिडक्शन। तो ये ऐसा इस तरीके से प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है। साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि एनी फर्दर रिडक्शन इन द फिस्कल डेफिसिट विल कट टू एक्सपेंडिचर विच मे नॉट बी अप्रिशिएट बाय द बजट। अगर आप चाहते हैं कि आप सिंपल सी रिडक्शन इन द फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए आप जो है एक्सपेंडिचर को कट कर रहे हैं, इट मीन सिंपली दैट इट इज नॉट गुड अ स्टेप फॉर द fiscal consolidation. So we need, however, a stronger fiscal consolidation roadmap over the, आप कह सकते a medium of term to all this thing. So this is a very important, ये कहा जा रहा था कि भाई fiscal consolidations करे, लेकिन सिर्फ एक्सपेंडिचर कट करके नहीं, हमें डिफरेंट स्टेप भी यूज करना होगा। इनकम बढ़ाएं, आप ग्रोथ बढ़ाएं, और जितने भी स्टेप हैं जो सरकार के द्वारा जो फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से अपनाए जाते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सो एक प्रश्न है, कई बार स्टेट पीसीएस में और खास करके असम पीएससी में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ द एफआरबीएम एक्ट। तो आप देख सकते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ द एफआरबीएम एक्ट होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बैंक मैनेजमेंट नहीं होगा, फिजिकल रेवेन्यू और बैंक नहीं होगा आपका, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ अन्य करंट अफेयर की बात करते हैं, जैसे आर्टिकल पर हम लोगों ने चर्चा किया। आपको असम की ही बात किया जाए तो खास करके एक पवन हंस लिमिटेड ने लॉन्च किया है चॉपर सर्विसेज ऑन द 6 रूट ऑफ द असम। असम राज्य के 6 ऐसे रूट हैं जहां पर पवन हंस लिमिटेड के द्वारा जो है चॉपर को लॉन्च किया। चॉपर इट मींस हेलीकॉप्टर। तो ये मेन इनका मकसद है, इसको लॉन्च करने का मेन मकसद है ये है कि किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट रीजन में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। नेशनल हेलीकॉप्टर करियर पवन हंस लिमिटेड के द्वारा जो है
अधिक से अधिक, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका जो है बहुत ही कनेक्टिविटी हिलीज इलाका है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की काफी प्रॉब्लम है। तो इन हेलीकॉप्टर के माध्यम से, पवन हंस लिमिटेड के माध्यम से, ये 6 ऐसे रूट हैं खास करके असम में 8 फरवरी को लॉन्च किया गया है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि किसके द्वारा भाई? नेशनल हेलीकॉप्टर करियर पावर हंस लिमिटेड के द्वारा यह लॉन्च किया गया है असम के 6 रूट में। दूसरी पॉइंट यह है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि ये सभी रूट में लॉन्च किए गया है किस कनेक्टिविटी के लिए? आपके रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम है जो उड़े देश का आम नागरिक, तो उड़ान नामक जो है एक स्कीम आया था, उड़े देश का आम नागरिक, इसी स्कीम के तहत, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत जो है ये लॉन्च किया गया। तो ये आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। दूसरे पॉइंट थोड़ा सा हम जान लेते हैं उड़े देश के हर नागरिक के बारे में, कि आपको बता दें कि ये उड़ान नामक स्कीम जो है लाया गया था, जिसका मेन मकसद था कि कम से कम पैसे में, खास करके 2500 रुपीस पर 2500 पर आवर से लेकर 5000 के हिसाब से आप हेलीकॉप्टर का यूज कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस में आप एक जगह से दूसरे जगह पर आप जा सकते हैं, मतलब कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। फिलहाल जो है आरसीएस उड़ान सर्विसेज जो है, ये कनेक्टिविटी खास करके डिब्रूगढ़, जोरहट, तेजपुर, गुवाहाटी, तेजपुर, जोरहट, डिब्रूगढ़, इन सभी नेटवर्क पर उड़ान भरेगी और वीक में 3 डेज इसका सर्विसेज होगा, खास करके मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे ऑल्टरनेट डे पर। So ये PHL has been to awarded 86 route by the RCS उड़ान स्कीम के द्वारा 6 राज्यों के अंदर में PHL को आपको 86 रूट दिए गए हैं। साथ साथ में कुछ ही दिनों के बाद अरुणाचल प्रदेश में भी इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। सो ये भी आपका है। चलिए यहां पर भी एक प्रश्न है आपका बन सकता है, यूनियन गवर्नमेंट ऑन 21 अक्टूबर 2016 लॉन्च द रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। सो व्हाट डज उड़ान स्टैंड? तो उड़ान का मतलब क्या यहां पर है? तो उड़े देश के आम नागरिक, उड़े देश के आम नागरिक, ठीक है, उड़े देश के आम नागरिक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज है आपका युवा संगम पोर्टल। युवा संगम पोर्टल के बारे में ये प्रश्न आपके बन सकते हैं स्टेट पीसीएस में। तो युवा जो है संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, वहां पर ये लॉन्च किया गया, इंदिरा गांधी नेशनल सेंट्रल फॉर आर्ट्स एंड न्यू दिल्ली के द्वारा जो लॉन्च किया गया था। यहां पर इसका मेन मकसद यहां पर होगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक पहली इनिशिएटिव है, फर्स्ट इनिशिएटिव है, जिसका मेन मकसद है कि युवाओं को नॉर्थ ईस्ट रीजन में और रेस्ट ऑफ इंडिया में एक स्पिरिट ऑफ द एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से युवाओं को मौका दिया जाए कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर पूरी भारत में उसका भ्रमण करे और भारत के बारे में अपनी जागरूकता को बढ़ाए। तो यहां पर द मेन एम ऑफ दिस पोर्टल इज टू बिल्ड अ क्लोज टाई बिटवीन द यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया अंडर द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। So over 20,000 of the youth will travel across the India and gain unique opportunity to cross culture learning. 20,000 ऐसे 20,000 स्टूडेंट्स को, युवाओं को मौका मिलेगा कि पूरी भारत का भ्रमण करे और भारत की जो डिफरेंट टाइप ऑफ द कल्चर, सोशल को बारे में जाने और समझे और एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो मकसद को संपूर्ण करो। सो इट इज अबाउट टू कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। दिस इज द कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम विल ऑल्सो बी अलाउड टू यूथ टू सेलिब्रेट द एंशिएंट कल्चर एंड नेचुरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सो ये आपके खास करके 18 वर्ष से लेकर 18 ईयर ओल्ड से लेकर 30 ईयर ओल्ड के ये युवाओं के लिए आपको लाया गया है। सो अपॉर्चुनिटी टू सी डिफरेंट स्टेट टू कंट्री टू अंडरस्टैंड देयर art and culture. Now move on to another question, another news. केवलादेव नेशनल पार्क, ये अक्सर जो है आपके एग्जाम में नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अभी हाल फिलहाल की बात है कि केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में है, डिस्ट्रिक्ट में है। सो राजस्थान स्टेट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली टू प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट अ जू इनसाइड द केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर में जू कंस्ट्रक्ट करना चाहती है, एक चिड़ियाघर कंस्ट्रक्ट करना चाहती है राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा आपका। तो इससे भी आपके प्रश्न, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि केवलादेव अभ्यारण्य, केवलादेव नेशनल पार्क है क्या और कहां पर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट केवलादेव नेशनल पार्क को फॉर्मली हम लोग भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जानते हैं। भरतपुर इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ओके, so host to thousands of the bird especially during the winter season के दौरान जो है बहुत सारे साइबेरियंस बर्ड वहां पर ब्रीडिंग के लिए आते हैं।
So it attract to migratory birds that make the region their breeding to wintering ground में. So it is the part of eastern part of the Rajasthan है एंड द मिडिल ऑफ द सेंट्रल एशिया माइग्रेटरी फ्लाईवे के माध्यम से वहां पर आपके भरतपुर जो बर्ड सेंचुरी के अंदर केवलादेव बर्ड सेंचुरी में आते हैं, खास करके स्पेशली साइबेरियन क्रेन. सो मे बी द क्वेश्चन विल आस्क इन योर एग्जाम, साइबेरियन केल्स इज वन ऑफ द रेयर स्पीसीज दैट वाज स्पोर्टेड हियर स्पेशली इन द टर्म ऑफ सेंचुरी आपको. सो यहां पर और भी बहुत सारे फना है, जैसे सांबर है, नीलगाय हुआ, वाइल्ड कैप हुआ, हाइनाज हुआ, वाइल्ड बोआ, बर्ड्स इंक्लूडिंग टू रैप्चर. और एक तरीके से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में और रामसर साइट्स के रूप में भी इसको कंसीडर किया गया है. तो सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस मे बी आस्क इन योर पेपर, डेफिनेटली विल आस्क इन द पेपर. क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, केवलादेव नेशनल पार्क लोकेटेड है आपका कहां? राजस्थान में. Where is the मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन इंडिया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश. राइट आंसर क्या है इसका? आपका असम. तो सच इस तरीके का क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. नाउ क्वेश्चंस थर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. आप सबको पता होगा तुर्की में बहुत ही डिजास्ट्रियस आप कह सकते हैं अर्थक्विक आया है. सो रिसेंटली टर्की अर्थक्विक डैमेज द गाजियान्टेप कैस्टल जो है आपका गाजियान्टेप कैस्टल पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है. तो याद रखिएगा टर्की में एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं कि भूकंप आया है. भूकंप की जो अर्थक्विक की जो आप कह सकते हैं कि अर्थक्विक की जो मैग्नीट्यूड थी 7.8% रिक्टर स्केल पर मेजर किया गया है. एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट डिजास्ट्रियस अर्थक्विक इन द हिस्ट्री ऑफ द Turkey. So maybe this type of the question will ask in your exam. Definitely this type of the question. And it will also be asking what is the Gaziantep castle है क्या? What is the castle? इसके बारे में भी जानेंगे. So the castle is in the province of Gaziantep in the western Turkey. आप मैं बता दूं कि हाइटिटाइट्स एम्पायर के दौरान जो है इसको कैस्टल को बिल्ड किया गया था. उस वक्त जो है आप कह सकते हैं कि वेजेंटाइन्स एम्पायर ने इसको एक्सपैंड किया था. तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं. क्या है भाई? व्हाट इज द कैस्टल जो है एक तरीके से रोमन्स के द्वारा यूज किया जाता था स्पेशली वॉच टावर के लिए. जैसे राजा जो है, बहुत सारे राजाएं एक ऊंचे ऊंचे टावर्स का निर्माण करते थे ताकि कोई उसके राज्य पर आक्रमण न कर दे. तो इसके लिए वॉच टावर के लिए इसका यूज किया गया था. सो जस्टिनियंस The empire of Byzantines expanded the castle during the regions between to second and third century. Second and third century के दौरान जो इसको expand किया गया, ये बहुत सारे ऐसे मेजर चेंजेस किए गए थे ओटोमन एम्पायर के द्वारा. एंड कैस्टल का एक ह्यूज रोल है खास करके टर्कीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में. टर्की जो स्वतंत्रता जो इंडिपेंडेंस के दौरान इसका काफी रोल है. टर्किश इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज अ नेशनल वर्ल्ड मिलिट्री कैंपेन लॉन्च आफ्टर टू डिफीट टू ओटोमन एम्पायर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और मिलिट्री कैंपेन्स वर आल्सो बी लॉन्च अगेंस्ट टू फ्रांस हुआ, सदर्न पार्ट हुआ, ग्रीस हुआ, ओटोमन स्टॉप हुआ. इसको बाद में म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया था. सो दिस इज ऑल अबाउट टू द टुडे करंट अफेयर. और ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में इससे काफी प्रश्न बन सकते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस मे बी विल आस्क इन योर स्टेट पीएससी एंड द यूपीएससी एग्जाम. सो बी फोकस. सो दिस इज ऑल अबाउट टू ऑल दिस थिंग्स. सो फॉर टुडे, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल पर बने रहें. और कोई भी राय, कोई भी अगर सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे.